Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the वेस्ट बंगाल के पर्सपेक्टिव से है। वेस्ट बंगाल के वहाँ पे हैवी रेनफॉल है वो रिसीव हुआ, तो उसके इम्पैक्ट के बारे में डिस्कस किया गया है। कैसे ह्यूमन लाइफ है उसको इम्पैक्ट हुआ है। कोलकाता जो सिटी है वहाँ पे डिस्टरबेंस का सिचुएशन क्रिएट हुआ, और इसी दौरान में वेस्ट बंगाल के वहाँ पे दुर्गा पूजा का जो फेस्टिवल है उसको भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो फेस्टिवल सेलिब्रेशन को भी जो डिस्टरबेंस हुआ है उसको भी यहाँ पे मेंशन है वो किया गया है। जब भी किसी एरिया के अंदर में हैवी रेनफॉल हुआ करता है तो उसके बिहाइंड में जो रीजन्स हैं वो आईएमडी के द्वारा मेंशन किए जाते हैं। आईएमडी के द्वारा आप देखिए कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जब बारिश हुआ था तो वहाँ पे वेस्टर्न डिस्टरबेंस क्लाउड ब्रस्ट इन टर्म्स को मेंशन किया गया था। वेस्ट बंगाल का जो बारिश है उसके बिहाइंड में रीजन्स बताए गए हैं कि बे ऑफ बंगाल का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, बे ऑफ बंगाल का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे लो प्रेशर एरिया है वो क्रिएट हुआ। जब आप देखिए कि एयर का जो सर्कुलेशन है उसके बारे में आपने रीड किया होगा कि हैवी प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया के लिए एयर का जो मूवमेंट है वो हुआ करता है, तो उसी को एक मेजर रीजन है वो यहाँ पे मेंशन है वो किया गया। क्लाउड ब्रस्ट अगर हम टर्म के बारे में रीड करें तो स्टूडेंट्स अपने मानसून सेशन के दौरान में इस टर्म को काफ़ी बार रीड किया होगा। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जिस तरीके से जो डैमेज है वो हुआ है हैवी हैवी रेनफॉल की वजह से, उस दौरान में भी ये टर्म काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर में था। बेसिक जो क्राइटेरिया है वो क्या है, बेसिक ऐसा कौन सा कंडीशंस डेवलप होती हैं जिसको कि हम क्लाउड ब्रस्ट है वो बोला करते हैं। 20 to 30 जो स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, 20 to 30 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वहाँ पे 1 आवर के दौरान में 100 mm या मोर देन 100 mm का अगर बारिश होता है तो उसको क्लाउड ब्रस्ट का जो कंडीशन है उसके रूप से डिफाइन है वो किया जाता है। वेस्ट बंगाल में क्लाउड ब्रस्ट है वो एक रीजन नहीं है, जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस है वो भी यहाँ पे कोई रीजन नहीं है। लो प्रेशर एरिया क्रिएट होना बे ऑफ बंगाल के अंदर में उसको एक रीजन है वो यहाँ पे बताया गया। आने वाले समय के लिए आईएमडी ने अपना एडवाइजरी है उसको भी रिलीज किया है कि जो अंडमान एंड निकोबार का एरिया है, जो अंडमान सी का एरिया है वहाँ पे हैवी जो साइक्लोनिक कंडीशन है वो डेवलप होगा, जिसकी वजह से जो फिशरमैन्स हैं वो यहाँ पे अंडमान सी वाटर बॉडीज के अंदर में एंट्री है उसको ना कैरी आउट करें। स्टूडेंट्स, जब भी हमारे यहाँ पे बारिश होता है तो अर्बन एरियाज के अंदर में उसका मेजर इम्पैक्ट है वो हुआ करता है, जिसको कि हम काफ़ी बार अर्बन फ्लड नाम का जो टर्म है उसके नाम से भी जाना करते हैं। आप देखिए कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया की भी काफ़ी सारी सिटीज़ का इसका इम्पैक्ट है वो हुआ था। कलकत्ता के अंदर में इसी तरीके से इम्पैक्ट है वो देखने के लिए मिला है। आपका जो जीएस पेपर 1 है, यूपीएससी का जो मेंस का जीएस पेपर 1 है उसके सिलेबस के अंदर में मेंशन है कि अर्बनाइजेशन के जो प्रॉब्लम्स हैं और उसकी क्या रेमेडीज हैं वो होनी चाहिए, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रेजेंट समय के अंदर हमारा जो कितना परसेंट ऑफ पॉपुलेशन है जो अर्बन एरिया के अंदर में रहा करता है। आप देखिए कि 2011 का जो सेंसस के अकॉर्डिंग अगर हम कैलकुलेट करें तो 31% जो पॉपुलेशन है वो अर्बन एरियाज के अंदर में रहा करती है। अर्बन एरियाज हमारे सस्टेनेबल होने चाहिए क्योंकि इकोनॉमी के जो ग्रोथ इंजन के रूप से भी हम इनको देखा करते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा भी आप देखिए कि काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स हैं वो चलाए गए हैं, बट स्टिल आपको इस तरीके का जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके बिहाइंड में रीजन क्या है कि जो लोकल बॉडीज हैं, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैं, जो नगर परिषद हैं, या आप देखिए कि नगर पालिकाज हैं, उनका जो 3 एफ का एक कॉन्सेप्ट हुआ करता है, फंड फंक्शन और फंक्शनरीज, उनमें आप लैकिंग होना किसी ना किसी तरीके से ओवरऑल जो लोकल बॉडी है उसके वर्किंग प्रोसेस को ये इम्पैक्ट है वो किया करता है। तो स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट न्यूज के बारे में था। वेस्ट बंगाल एंड अर्बनाइजेशन का जो प्रॉब्लम्स है उसको हमने देखा, और अर्बनाइजेशन में सिर्फ फ्लड का ही प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए कि अर्बन हीट आइलैंड का जो कंडीशन डेवलप होता है समर के दौरान में जब हाई टेम्परेचर है वो हुआ करता है। विंटर के अराइवल के समय नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के जो सिटीज़ हैं वहाँ पे एयर क्वालिटी है उसका डिक्लाइन होना। तो हर एक समय के अंदर में ऐसा कंडीशंस हैं जो अर्बनाइजेशन का जो प्रॉब्लम्स हैं उनको बताया करते हैं। फ्लड के बिहाइंड में एक रीजन ये भी है कि जो वाटर बॉडीज जो अर्बन एरियाज में प्रेजेंस हुआ करती थी, वाटर बॉडीज का यहाँ पे डिनाई होना, वाटर बॉडीज एरिया के अंदर में एनक्रोचमेंट होना, वहाँ पे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होना, और टू मच कंक्रीट का भी प्रेजेंस होना, यहाँ पे कुछ रीजन्स हैं अर्बनाइजेशन में फ्लड का प्रॉब्लम के बिहाइंड में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यूएसए के बारे में है। यूनाइटेड स्टेट के जो प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा सॉरी
सॉरी यूनाइटेड स्टेट के ही जो प्रेसिडेंट के द्वारा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो मीटिंग है उसको एड्रेस किया गया। 80 मीटिंग है, कल भी हमने इसको डिस्कस किया था। एनुअल बेसिस के ऊपर सितंबर अक्टूबर के मंथ के समय जो ग्लोबल लीडर्स हैं वो मीटिंग को एड्रेस है वो किया करते हैं, कंट्री का जो विजन है उसके बारे में बताया करते हैं। यहाँ पे यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एड्रेस करते हुए कहा गया कि प्रेजेंट समय में जो वॉर का जो सिचुएशन है, जो रशिया यूक्रेन जो कन्फ्लिक्ट का जो सिचुएशन है, रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट का सिचुएशन है, वो कंट्रीज यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हैं जो उसके रशिया के साथ में ऑयल परचेज को कैरी आउट करते हैं। और वहाँ पे आप देखिए कि इंडिया का जो नेम है वो उनके द्वारा मेंशन किया गया। इंडिया के अलावा आप देखिए कि चाइना का जो नाम है वो भी मेंशन किया गया है, बट इंडिया से ज़्यादा तो स्टूडेंट जो चाइना है वो ऑयल का परचेज करता है। 53% जो ऑयल का परचेज है वो चाइना के द्वारा रसिया से हुआ करता है। इंडिया का जो ऑयल परचेज है वो 35 to 37% है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट, जो एलएनजी गैस है वो यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा परचेज है वो किया जाता है। यहाँ पे इनके द्वारा मेंशन ये भी किया गया कि जो नाटो के जो कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो भी यहाँ पे अगर हैवी सैंक्शंस को इम्पोज करते हैं तो रसिया है वो नेगोशिएशन फेज के अंदर में एंटर करेगा और रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट है वो यहाँ पे कम है वो हो सकता है या उसको एंड है वो किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो यूएस के लीडर के द्वारा यूनाइटेड नेशन के जो रिलेवेंस है उसके रिगार्डिंग में भी क्वेश्चन को यहाँ पे रेज किया गया है कि यूएन जो है वो कम्प्लीटली एम्प्टी वर्ड्स हैं, और एम्प्टी वर्ड्स किसी भी तरीके का जो वॉर है, किसी भी सिचुएशन है उसको सोल्व है वो नहीं कर सकते हैं। तो रिलेवेंस के बारे में यहाँ पे बता दिया गया है। इलीगल जो माइग्रेशन है उसके रिगार्डिंग में भी यूएन के द्वारा कोई एक्शंस है वो नहीं लिए गए हैं, उसका भी यहाँ पे उनके द्वारा मेंशन है वो किया गया। तो यूएन का आप देखिए कि काफ़ी बार जो क्रिटिसिज्म है वो आपको मिलेगा कि इनइफेक्टिव है, इनएफिशिएंट है, किसी भी तरीके से जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के जो चैलेंज हैं उनको टैकल करने के अंदर में इनइफेक्टिव है वो बताया गया है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे इलीगल माइग्रेशन जो कि यूएस के लीडर के द्वारा मेंशन किया गया है, तो यहाँ पे कुछ सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हैं, जो हमने कल या परसों का जो न्यूज़पेपर था उसमें भी रीड किया था। आप देखिए कि इस्तुमस ऑफ पनामा है जो कि कनेक्ट करता है, जो कि सदर्न अमेरिका को कनेक्ट करता है यहाँ पे। तो पनामा नाम का जो नेशन है, पनामा का जो नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में फिर कोस्टा रिका है, कोस्टा रिका के बाद में आप देखिए निकरगुआ है, फिर होंडोरस है, फिर अल सल्वाडोर है जो वेस्टर्न पार्ट के अंदर में सिचुएटेड है, अल सल्वाडोर है। और आप देखिए कि यहाँ पे जो नेशन है वो ग्वाटेमाला है, और ग्वाटेमाला के बाद में आपको बेलीज एंड मैक्सिको देखने के लिए मिलेगा। तो जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं इन कंट्रीज को अपने रूट के लिए, अपना डेस्टिनेशन के लिए यूज करते हैं, और यहाँ से फिर आप देखिए कि वो यहाँ पे कंटिन्यूस नॉर्दर्न अमेरिका के लिए अपना माइग्रेशन को कैरी आउट करते हैं, और मैक्सिको बॉर्डर के थ्रू यूएस के अंदर में अपना एंट्री है वो किया करते हैं। इसी इलीगल माइग्रेशन के बारे में उनके द्वारा मेंशन है वो किया गया अपने कंट्री के पर्सपेक्टिव से। कुछ वॉर्स के रिगार्डिंग में भी उनका क्लेम है कि वॉर्स उन्होंने है रुकवाई हैं, वॉर्स के अंदर में उनका इंटरवेंशन है वो मिला है। तो आप देखिए कि इंडिया पाकिस्तान का जो ऑपरेशन सिंदूर है, जो हमारा अथॉरिटीज, हमारा जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है उसको डिनाई किया करते हैं कि यूएस का किसी भी तरीके से रोल है वो नहीं है। इंडिया पाकिस्तान के अलावा इन्होंने जो मेंशन किया है वो किया है इजिप्ट और इथोपिया के बारे में। इजिप्ट और इथोपिया का किस वजह से आप देखिए कि वॉर कंडीशन था, इथोपिया का जो वॉर कंडीशन था वहाँ पे डैम कंस्ट्रक्शन की रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें इजिप्ट इथोपिया के अलावा जो रवांडा और कोंगो के बारे में है, अब देखिए कि M23 जो रेबल ग्रुप है जिसको कि हम रीड करते हैं रवांडा और कोंगो के इस कन्फ्लिक्ट के पर्सपेक्टिव से। इसके अलावा दरफूर का एक रीजन है उसको भी हम यहाँ पे रीड किया करते हैं। थर्ड जिस एरिया के बारे में उनका क्लेम है वो है थाईलैंड और कंबोडिया। थाईलैंड और कंबोडिया का जो कन्फ्लिक्ट है वो किस वजह से था, वहाँ पे आप देखिए कि जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसके रिगार्डिंग में वहाँ पे जो कन्फ्लिक्ट था, उसके बाद में थाईलैंड के अंदर में जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो भी वहाँ पे चेंज होता है। फोर्थ अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इजराइल और ईरान का उनका क्लेम है कि इजराइल और ईरान में जो कन्फ्लिक्ट था, जो ईरान का एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है और इजराइल फिर बॉम्बिंग को कैरी आउट करता है, यूएस के द्वारा भी उसमें इंटरवेन किया गया था।
तो इजराइल और ईरान का यहाँ पे जो वॉर है उसको उन्होंने रुकवाया है, ऐसा उनका क्लेम है। अजरबैजान और आर्मेनिया के बारे में है, नागोर्नो कारोबाख, जो अजरबैजान और आर्मेनिया के बारे में है। नागोर्नो कारोबाख एक रीजन है जो कि अजरबैजान के इनसाइड एरिया में सिचुएटेड है, जहाँ पे आर्मेनिया का क्लेम था। फिर उस जो रोड उसको कनेक्ट करता था उसको अजरबैजान ने क्लोज किया था, और उसके बाद में आप देखिए कि दोनों कंट्रीज में जो कन्फ्लिक्ट है वो देखने के लिए मिला था। इसके अलावा आप देखिए कि सर्बिया और कसोवो का जो रीजन है, कसोवा और सर्बिया का जो रीजन है, उसके रिगार्डिंग में भी इनका क्लेम है कि ये वॉर्स, ये जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो इन्होंने रुकवाई है। इन एरियाज को एक बार देख लेना, इनका लोकेशन आप जरूर से देख लेना अगर आपको नहीं पता है कि ये कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये उनके एड्रेस के बारे में है। हमारे कंट्री की तरफ से जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं वो हमारी कंट्री का जो विजन डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वहाँ पे रखेंगे जनरल असेंबली के डिस्कशन के दौरान में आने वाले समय के अंदर में। नेक्स्ट आप देखिए कि फूड के बारे में है कि यहाँ पे कंटामिनेटेड फूड को कंज्यूम करने की वजह से, एडल्ट्रेट फूड को कंज्यूम करने की वजह से लोगों का जो हेल्थ है उसमें इम्पैक्ट हुआ है। तो स्टूडेंट्स, हमारे कंट्री में जो फूड लॉज हैं, जो फूड रेगुलेशंस हैं, वो आप देखिए कि एग्जिस्ट करने के बाद में भी कंटिन्यूस आपको जो फूड का जो क्वालिटी है उसमें आपको इम्पैक्ट है वो मिलेगा। हमारे यहाँ पे जो फूड के रिगार्डिंग में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है, एक तो आप देखिए कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिसको कि 2006 के समय क्रिएट किया गया था। कौन सा मिनिस्ट्री के अंडर में ये वर्क किया करती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में ये वर्क करती है। तो इनके पास में पावर है। हमारे यहाँ पे फूड कॉरपोरेशन भी एग्जिस्ट करता है, क्वालिटी ऑफ फूड को वो एग्जामिन किया करते हैं, जिस तरीके का डिमांड है उस कंडीशन के अंदर में, बट स्टिल आपको ऐसा प्रैक्टिस है वो मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स बेल के बारे में, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन है केस के अंदर में कि पर्सन को अगर लंबे समय तक अंडर ट्रायल कंडीशन में रखा गया, चाहे उसका क्रिमिनल पास्ट हो, तो आप देखिए कि वो एक ग्राउंड नहीं बन सकता है कि यहाँ पे बेल के रिगार्डिंग में उसको डिनाई है वो किया जाए। जो क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हैं, क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स एक ग्राउंड है वो नहीं बन सकता कि यहाँ पे डिनाई है वो किया जाए, जब अंडर ट्रायल कंडीशन के अंदर में जो पर्सन कंटिन्यूस जेल के अंदर में है। इसी तरीके से आप देखिए कि जो केस का जो यहाँ पे जो केस का आउटकम है उसको अगर पर्सन इम्पेक्ट कर सकता है, आउटसाइड अगर उसका रिलीज होता है, तो उस दौरान में यहाँ पे जो उनको बेल है वो डिनाई की जाती है। एक टर्म आपने रीड किया होगा कि बेल इज द रूल एंड जेल इन द एक्सेप्शन, कि बेल तो रूल है हर एक अंडर ट्रायल का, और जो जेल है वो एक एक्सेप्शन है। ट्रायल का इंटीग्रिटी के लिए काफ़ी बार यहाँ पे जो बेल्स को कैंसिल कर दिया जाता है, बट अलोन एक ग्राउंड नहीं हो सकता है, ये कोर्ट का यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है। बेल की रिगार्डिंग में यूपीएससी ने क्वेश्चन है वो पूछा था प्रीलिम्स के ही पेपर के अंदर में, तो आपको अच्छे से रीड करना चाहिए कि बेल है वो क्या हुआ करता है, जो प्रोसेस है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स क्रिमिनल डिफामेशन के बारे में है। क्रिमिनल डिफामेशन हम ऑलरेडी कल का जो न्यूज़पेपर था उसमें हम रीड कर चुके हैं। पहले आप देखिए कि एक बार हम क्रिमिनल डिफामेशन का जो बेसिक डेफिनेशन है उसको एक बार हम रीड करते हैं। ये टॉपिक न्यूज के अंदर में क्यों है? न्यूज में इस वजह से है कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज हैं, उन्होंने अपना वॉइस है उसको रेज किया है कि कंटिन्यूस जो क्रिमिनल डिफामेशन के केसेज हैं, कंटिन्यूस जो क्रिमिनल डिफामेशन के जो केसेज हैं वो इंक्रीज हुए हैं, इंक्रीज हुए हैं। तो इंक्रीज हुए हैं तो कंसर्न्स यहाँ पे रेज होता है कि जो टू मच केसेज हैं उनको अगर फाइल किया जाएगा तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसके रिगार्डिंग भी कंसर्न्स को क्रिएट करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिफामेशन है वो हुआ क्या करता है। डिफामेशन मीन्स कि स्पीकिंग या राइटिंग वर्ड्स के थ्रू या साइंस को यहाँ पे बनाते हुए किसी पर्सन है उसका यहाँ पे जो रेपुटेशन है उसको डैमेज किया जाए। किसी पर्सन का जो रेपुटेशन है, किसी पर्सन का जो रेपुटेशन है उसको डैमेज किया जाए। जब ये पर्सन तक ही लिमिटेड नहीं है, किसी ग्रुप का भी अगर आप रेपुटेशन, कोई बिजनेस ग्रुप है उसका रेपुटेशन को आप डैमेज करते हो तो वो भी यहाँ पे क्रिमिनल डिफामेशन का जो केस है वो फाइल कर सकता है। या डिजीज पर्सन के रिगार्डिंग में कोई इंफॉर्मेशन बताया जाए, क्या जो डिजीज पर्सन है उसके रिगार्डिंग में कोई इंफॉर्मेशन बताया गया है तो वहाँ पे भी क्रिमिनल डिफामेशन का केस है वो फाइल हो सकता है। यस स्टूडेंट्स, उसके जो जो क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं वो इस केस को फाइल है वो कर सकते हैं। आईपीसी के अंदर अंदर जो 499 आईपीसी का जो 499 और 500 का जो सेक्शंस थे
वहाँ पे बेसिकली डिफाइन है वो किया गया था जो डिफामेशन है उसके बारे में। और प्रेजेंट समय में हमारे जो क्रिमिनल लॉज में जो चेंज हुआ, भारतीय न्याय संहिता है उसके अंदर में आप देखें कि जो सेक्शन, भारतीय न्याय संहिता का जो सेक्शन 356 है वहाँ पे डिफामेशन के बारे में मेंशन है। डिफामेशन जो प्रोसेस है उसको यहाँ पे राइट टू लाइफ का पार्ट है वो मान लिया गया था। सुब्रमण्यम स्वामी जो केस है उसके अंदर में राइट टू लाइफ का पार्ट है वो मान लिया गया था 2016 के समय में कोर्ट के द्वारा, कि हर एक पर्सन का जो डिग्निफाइड लाइफ है उसका कोई भी मान हानि है वो नहीं कर सकता है। वो क्रिमिनल डिफामेशन है उसको फाइल कर सकता है। जो आर्टिकल आप देखिए कि 19(1)(a) के थ्रू आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसके भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के अंदर में डिफामेशन को इंक्लूड है वो कर दिया गया। अब ओवर द ईयर्स केसेज इंक्रीज हुए हैं यहाँ पे, तो उसके रिगार्डिंग में कंसर्न्स हैं। जर्नलिस्ट के अगेंस्ट में केसेज इंक्रीज हो चुके हैं। यूनाइटेड किंगडम के अंदर में इस प्रोसेस को अबोलिश वो कर दिया गया है। अब इंडिया को भी ज़रूरत है कि समय के साथ में डिफामेशन प्रोसेस को अबोलिश वो किया जाए, क्योंकि लोअर लोअर जुडिशरी के द्वारा काफ़ी बार जो सम्मन भी इशू कर दिया जाता है केस के रिगार्डिंग में। और आप देखिए कि लोअर जुडिशरी का जिस तरीके से वर्क है तो उसके रिगार्डिंग में मेंशन यही किया गया है कि समय का ज़रूरत है कि इसको डिक्रिमिनलाइज है वो किया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, पैलेस्टाइन स्टेटहुड का जो रिकॉग्निशन है उसके बारे में है कि कुछ वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा पैलेस्टाइन स्टेटहुड है उसको रिकॉग्नाइज किया गया। 1948 के समय फर्स्ट टाइम जो इजराइल स्टेट है वो क्रिएट होता है। बट आपको जानकारी होना चाहिए कि जो जॉर्डन नाम का जो नदी है, सपोज कीजिए इजराइल सिचुएटेड है, सपोज कीजिए इजराइल है वो सिचुएटेड है, इस पार्ट के अंदर में जॉर्डन रिवर है वो फ्लो करती है। जॉर्डन रिवर का जो ईस्टर्न पार्ट था उसको अरब स्टेट्स हैं वो बोला करते थे, और इसको पैलेस्टाइन स्टेट है वो कहा करते थे। ओरिजिनली पैलेस्टाइन स्टेट इसका नाम होता था। यूनाइटेड किंगडम का यहाँ पे जो रूल है वो हुआ करता था। यूनाइटेड किंगडम के द्वारा जो जूइश पर्सनस हैं उनके सेटलमेंट को कैरी आउट किया गया, और उसका जो स्टेटहुड है उसको रिकॉग्नाइज कर दिया गया 1948 के समय में। 1948 के समय आप देखिए कि हमने जो कमीशंस हैं उनको देखा है। 1917 का एक बालफोर डिक्लेरेशन है, वो भी इसके बिहाइंड में एक रीजन बनता है कि इजराइल स्टेट है वो क्रिएट होता है। और विद इन द यहाँ पे इजराइल स्टेट के क्रिएशन के विद इन 11 मिनट का जो समय है उसी दौरान में यूएस के द्वारा रिकॉग्नाइज है वो कर दिया जाता है। इजराइल को रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है। और मैक्सिमम जो ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वो इजराइल को रिकॉग्नाइज है वो करते हैं। बट पैलेस्टाइन की रिगार्डिंग में जब पीएलओ का क्रिएशन हुआ 1988 के समय में, तो पीएलओ को जो रिकॉग्नाइज है वो नहीं किया गया था। ओनली ग्लोबल साउथ कंट्रीज के द्वारा ही उसको रिकॉग्नाइज किया गया है। इंडिया आप देखिए कि फर्स्ट नॉन अरब कंट्री बनता है जिसने पीएलओ है उसको रिकॉग्नाइज किया था। अब पैलेस्टाइन अथॉरिटी रूल किया करती है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बैंक के जो सेटलमेंट एरिया है पैलेस्टीनियन कम्युनिटी के वहाँ पे। तो उनको जो स्टेटहुड का रिकॉग्निशन के बारे में है कि उनका जो स्टेट है वो उसको रिकॉग्नाइज कर दिया जाए। स्टेटहुड रिकॉग्नाइज होगा तो एक प्रॉपर जो टेरिटरी है वो एग्जिस्टेंस में आएगा, प्रॉपर एक एडमिनिस्ट्रेशन एग्जिस्टेंस में आएगा, और अदर कंट्रीज के साथ में जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो भी यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आएंगे। तो यही कुछ उसके जो सिंबॉलिक कैसे यहाँ पे वर्क है वो करेगा उसके बारे में मेंशन है। गजा स्ट्रिप के अंदर में जिस तरीके से इजराइल के द्वारा ह्यूमैनिटेरियन वायलेंस किया गया है, तो इजराइल के पर्सपेक्टिव से जो सिंपैथी था जिस तरीके से ग्लोबल डोमेन के अंदर में उसमें डैमेज है वो हुआ। हमास के द्वारा अटैक किया गया था, बट इजराइल के द्वारा तो ह्यूमैनिटेरियन जो वायलेंस किया गया है गजा स्ट्रिप के अंदर में उसका यहाँ पे मेंशन है कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर में भी जो इजराइल का जो सिंपैथी है उसके क्रैक को ये शो करता है। जो कंसेंसस जो उसके रिगार्डिंग में था उसमें क्रैक है उसको ये शो करता है कि कैसे यूनाइटेड किंगडम, कैसे फ्रांस के द्वारा, अब देखिए और भी काफ़ी सारे नेशंस जिन्होंने यहाँ पे पैलेस्टाइन अथॉरिटी का एरिया को जो रिकॉग्नाइज करने के बारे में कहा गया। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है। जब भी मूवी रिलीज होती है तो आपने रीड किया होगा उसको एक सर्टिफिकेट है वो दिया जाता है जहाँ पे उसके बारे में लिखा होता है। तो स्टूडेंट्स सर्टिफिकेट के बारे में ही बताया गया है कि जो अनरेस्ट्रिक्टेड जो सर्टिफिकेट हुआ करता है वो हाईएस्ट मलयालम मूवीज के अंदर में है, और लोएस्ट जो है वो भोजपुरी मूवीज के अंदर में है। भोजपुर का जो रीजन है जो जिसमें ईस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश भी है, जिसमें आपका बंगाल का जो बिहार का जो रीजन है मेनली वहाँ पे भोजपुरी भोजपुरी जो लैंग्वेज है वो बोला करते हैं।
नेक्स्ट नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के जो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे सर्टिफिकेशंस हैं उनको एक बार हम देखते हैं। आप देखिए कि आपको यू सर्टिफिकेट दिया गया है, डेट मीन्स अनरिस्ट्रिक्टेड, आपको सभी एज कैटेगरी के जो लोग हैं, ऑल एज कैटेगरी के जो लोग हैं उस मूवी को वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपको यू ओब्लिक ए का यहाँ पे सर्टिफिकेट दिया गया है, डेट मीन्स अनरेस्ट्रिक्टेड, और कुछ वहाँ पे एज स्पेसिफिक जो रेस्ट्रिक्शन है वो हुआ करते हैं कि अनरेस्ट्रिक्टेड तो आप देख सकते हो, बट यहाँ पे एज स्पेसिफिक कुछ यहाँ पे क्राइटेरिया है जिसमें एज के जो क्राइटेरियाज हैं वो भी चेंज हुए हैं, 7+ एंड 3-4 यहाँ पे एज के जो लेवल्स हैं वो एग्जिस्टेंस में आई हैं पिछले कुछ समय में। फिर आप देखिए कि एडल्ट का जो मूवी हुआ करता है वहाँ पे ए सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, और कुछ ऐसी मूवीज होती हैं जहाँ पे एस सर्टिफिकेट होता है, डेट मीन्स कि स्पेसिफिक जो पर्सन है, ये साइंटिफिक कम्युनिटी के जो लोग हैं वही देख सकते हैं, उनको कुछ स्पेसिफिक नॉलेज है वो होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से जो क्राइटेरियाज हैं वो होते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है वो उनको सर्टिफिकेट है वो इश्यू करता है। मलयालम मूवी के ही जो एक्टर हैं मोहनलाल, उनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है वो मिला है, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया। नेशनल फिल्म अवार्ड्स के दौरान में ये दिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। दादा साहेब जो हमारे इम्पोर्टेंट पर्सन है, उनका मेमोरी के अंदर में 1969 के समय दादा साहेब फाल्के अवार्ड है उनको स्टार्ट किया गया था। कैश भी वहाँ पे होता है, अवार्ड भी वहाँ पे हुआ करता है, और हाईएस्ट ऑनर है जो हमारा मूवी सेक्टर है उसका ये हाईएस्ट ऑनर है। 1969 के समय ये स्टार्ट है वो हुआ। इसके अलावा आप देखिए कि एसआर के हैं उनको दिया गया है, विक्रांत मैसी हैं उनको दिया गया है यहाँ पे अलग अलग मूवीज के रिगार्डिंग में। प्रेसिडेंट के द्वारा कहा गया कि वुमेन सेंट्रिक जो मूवीज हैं वो यहाँ पे एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, सोसाइटी के अंदर में मैसेज है वो भी यहाँ पे डिलीवर करें। जैसे जो रानी मुखर्जी जो एक्ट्रेस हुआ करते थे, उनका भी एक मूवी है जो उन्होंने अबॉर्शन का जो राइट्स है उसके रिगार्डिंग में जो एक केस सामने आया था नॉर्वे के वहाँ पे, तो उसके रिगार्डिंग उनका मूवी है, उनको भी अवार्ड यहाँ पे मिला है। वुमेन सेंट्रिक कोई मूवी आपको पता हो, आपने कोई यहाँ पे अब देखिए कि एक्ट्रेस के द्वारा ही मूवी को लीड किया गया हो, पहले काफ़ी कम मूवी हुआ करती थी बट समय के साथ में ये मूवीज हैं वो इंक्रीज हुई हैं। इनिशियली जो यहाँ पे स्टार्ट होता है, कहानी नाम से एक मूवी आया था, कहानी नाम से एक मूवी था, कैसे जो एक वुमेन के द्वारा उस कंप्लीट मूवी को लीड किया जाता है, विद्या बालन उसमें एक्ट्रेस हैं वो थे। कभी आपको समय मिले तो देखना आप इसके बारे में, काफ़ी अच्छा उसमें रोल्स हैं, और कोलकाता के बारे में जो अभी हमने रीड किया, दुर्गा पूजा एंड वो सभी उसके अंदर में दिखाया गया है मूवी के साथ में वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ज्वेलरी का जो सेक्टर है, जब यूएस के द्वारा टैरिफ को इंक्रीज किया गया है, टैरिफ को 50% कर दिया गया, सेक्टर स्पेसिफिक कुछ टैरिफ वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, और जेम्स एंड ज्वेलरी का वो सेक्टर है जिसको मेजरली इम्पैक्ट है वो हुआ है। पिछले कुछ समय में हमने काफ़ी सारे सेक्टर्स देखे हैं, हमने हैंडीक्राफ्ट का जो सेक्टर है वो भी रीड किया था कि भदोही के अंदर में कैसे कारपेट इंडस्ट्री को इम्पैक्ट हुआ है। तो जेम्स एंड ज्वेलरी के अगर हम सर्टिफिकेशन के बारे में बात करें तो कितने लोग इस सेक्टर के अंदर में एम्प्लॉय के रूप से हुआ करते हैं। अब देखिए कि 8.2 लाख के आसपास लोग हैं, 8.2 लाख के आसपास जो लोग हैं वो एज ए एम्प्लॉय के रूप से या स्किल वर्कर के रूप से इस सेक्टर के अंदर में काम है वो किया करते हैं। तो अराउंड 1 या 2 लाख के आसपास लोग हैं, उनका लाइफ को इम्पैक्ट है वो रहेगा यहाँ पे जो टैरिफ जो इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यूएस लार्जेस्ट इम्पोर्टर हुआ करता था इंडिया से जो डायमंड का जो कटिंग एंड पॉलिशिंग होता है, इंडिया में डायमंड का तो कटिंग एंड पॉलिशिंग का जो वर्क हुआ करता है, कटिंग एंड पॉलिशिंग का जो वर्क होता है, तो उसका मेजर यहाँ पे डेस्टिनेशन है वो यूएस हुआ करता था। हमारे कंट्री से आप देखिए कि 46,000 करोड़ 46,000 करोड़ का जो डायमंड है वो सप्लाई होता है यूएस के लिए में। अगर हम ज्वेलरी गोल्ड ज्वेलरीज के बारे में रीड करें तो 23,000 करोड़ का जो यहाँ पे गोल्ड ज्वेलरी है वो यहाँ पे एक्सपोर्ट हुआ करता है। अब सेक्टर को इम्पैक्ट हुआ है तो गवर्नमेंट को इंटरवेन करना चाहिए, कुछ यहाँ पे जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जाए, ये भी यहाँ पे सेक्टर स्पेसिफिक डिमांड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इंडियन नेवी के जो चीफ हैं, जो श्रीलंका के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके साथ में डिस्कशन है वो किया गया। मिलान नाम का जो हमारे यहाँ पे एक एक्सरसाइज हुआ करता है जिसमें कि नेवल फोर्सेज इंटरेक्ट करती हैं, उसके अंदर उसके बारे में भी डिस्कशन है वो हुआ है। चाइना के जो डिप्लोमेट हैं उन्होंने कहा है कि बॉर्डर डिस्प्यूट हमारे जो रिलेशंस है उसको डिफाइन है वो नहीं कर सकता है। आप देखिए कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के थ्रू पीपल टू पीपल कांटेक्ट हुआ है, डायरेक्ट फ्लाइट के बारे में भी यहाँ पे कहा गया है
कि डायरेक्ट फ्लाइट फिर से रिज्यूम होगा, तो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है वो बूस्ट करेगा। चाइना से काफ़ी सारा जो एक्सपोर्ट है, जो ट्रेड है वो कंटिन्यूस है हमारा। और जो बॉर्डर डिस्प्यूट है सिर्फ वो ही यहाँ पे रिलेशन है उसको डिफाइन है वो नहीं कर सकता है, ये उनका मेंशन है। इंडिया और चाइना के बॉर्डर के बारे में एक और आर्टिकल था जहाँ पे अर्लियर फेज में जो मकाऊ का एरिया है जहाँ से जो किंगडम रूल किया करता था, तो उस दौरान में कैसे जो मैप्स को रिलीज किया गया था उसके बारे में मेंशन है। एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है वो, बेसिकली बॉर्डर एरिया में हमारे डिस्प्यूट्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं कंटिन्यूस, जो बॉर्डर के अंदर में स्पेशली जो एलएसी का एरिया है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का एरिया है, और हमारा जो मैकमोहन लाइन है वहाँ पे मेजरली हमारे डिस्टर्बेंस है, क्लेम है अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग एरिया के अंदर में। आयुर्वेदा एक इम्पोर्टेंट सोर्स है इंडिया के लिए, एक इम्पोर्टेंट आप देखिए कि लाइफ स्टाइल जो डिजीज हैं उनको रोकने के लिए हमारे आयुष मिनिस्टर के द्वारा ये कहा गया है। आयुष के अंदर में हम कौन कौन सा जो एरियाज हैं उनको कवर करते हैं। ए से आप देखिए कि आयुर्वेदा है, वाई से योगा है, यू से यूनानी है, एस से सिद्धा है, एस से होम्योपैथी है। तो आयुष मिनिस्ट्री के अंदर में इन जो ट्रेडिशनल जो हमारे यहाँ पे मेडिकल जो प्रैक्टिस हुआ करती थी उनको इंक्लूड है वो किया जाता है। कोप 30 यूएनएफ ट्रिपल सी का कोप 30 है ये, यूएनएफ ट्रिपल सी का कोप 30 है। यूएनएफ ट्रिपल सी का कोप 30 का मीटिंग कहाँ पे होगा, ब्राजील के वहाँ पे होगा। हर एक कंट्री को समय समय पे अपने जो आईएनडीसी जो टारगेट हैं, इंडिजीनियस नेशनल डिटरमाइन जो कंट्रीब्यूशन टारगेट्स हैं उनको अपग्रेड है वो करना होता है, तो उसी के बारे में बताया गया है। कार्बन रिडक्शन के जो टारगेट्स है उनको नवंबर तक इंडिया के द्वारा अपना सबमिट है वो किया जाएगा, कोप 30 का जो मीटिंग जो ब्राजील में होने वाला है उससे पहले। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से है, यहाँ पे रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के अंदर में जो सिविलियन पर्सन्स को कैप्चर कर लिया जाता है उनके ऊपर में वायलेंस है, तो उसका यहाँ पे मेंशन किया गया जिसको कि यूएन के द्वारा कंडेम किया गया है कि रशियन फोर्सेज सिविलियन पर्सन्स के अगेंस्ट में जो टॉर्चर है, किसी भी तरीके का जो टॉर्चर है उसको ना कैरी आउट करें। नेक्स्ट आप देखिए कि हांगकांग के अंदर में जो साइक्लोनिक कंडीशन है जो कि फिलीपाइंस एंड चाइना के वहाँ पे हुआ है, उसका हांगकांग के ऊपर भी इम्पैक्ट है वो रहेगा, जो टाइफून वहाँ पे क्रिएट हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ईरान के बारे में है, 1000 के आसपास जो लोग हैं उनको एग्जीक्यूट किया गया है ईरान के अंदर में। तो मास लेवल के ऊपर में जो अपोज करते हैं ईरान अथॉरिटी को, उसको कैसे मास किलिंग है वो वहाँ पे किया जाता है। सिंगापुर के बारे में है, सिंगापुर का जो यहाँ पे जो मनी का पे करने से मना किया है पोल्यूशन डैमेज के रिगार्डिंग में श्रीलंका को सिंगापुर के द्वारा, तो ये बेसिकली मेरी टाइम जो पोल्यूशन है उसके रिगार्डिंग में डिस्प्यूट है वो हुआ है जो श्रीलंका के सिंगापुर के द्वारा डिनाई है वो किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स डेनिस जो पीएम है उनके बारे में है, ड्रोन के बारे में उन्होंने मेंशन किया है कि रशियन ड्रोन से उन्होंने टेरिटरी है उसको क्रॉस है वो किया है, उनके अगेंस्ट में जो एक्शंस है वो लिए जा सकते हैं आने वाले समय के अंदर में। और नाटो फोर्सेज के बारे में भी मेंशन किया गया कि नाटो फोर्सेज ने रसिया को जो एयर स्पेस के वायलेशन के रिगार्डिंग में डिनाई है वो किया है कि एयर स्पेस का जो वायलेशन है वो ना किया जाए उनके ड्रोन्स के द्वारा, जो कि रोमानिया के द्वारा भी क्लेम किया गया था, एस्टोनिया के द्वारा भी इसका क्लेम है वो किया गया था। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।